मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि आपका और आपके माता पिता का सपना आप जो है पूरा कर सके। इसमें मेरा जहां तक सहयोग संभव होगा मैं भी करूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो हुआ था, उसमें संविधान के स्रोत का अध्ययन किए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार देखकर याद कर लीजिएगा, तथ्यात्मक है। और आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो भी तथ्यात्मक है। उसका नाम है अनुसूचियां, ठीक है। तो ये भी टॉपिक जो है बिल्कुल तथ्यात्मक टॉपिक है। अनुसूचियां के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, पहले यह जानना है कि एक शब्द हम देते हैं मूल संविधान और वर्तमान संविधान। ये दो टाइप के शब्द आपको परीक्षा में मिलेंगे। मूल संविधान शब्द का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान में क्या क्या था वो मूल संविधान कहलाता है। क्लियर। और वर्तमान संविधान का मतलब है जो आज के समय में संशोधन के बाद जो आज के समय में संविधान का रूप है, वह कौन सा संविधान है? वर्तमान संविधान है। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और आज के समय में ये अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। मतलब इसमें 4 अनुसूचियों का समावेश किया गया है। यह किसी एक समय में नहीं किया गया है, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी हमारी संसद को, उन्होंने अनुसूची वाले भाग में संशोधन करके 4 अनुसूची को जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो सवाल बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका जवाब होगा 8। और वर्तमान संविधान में कितनी है, तो आपका जवाब होगा 12। मतलब 8 के बाद 8वीं अनुसूची के बाद में जो अनुसूची जोड़ी गई है वो है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची का जो है समावेश प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा किया गया। 9वीं अनुसूची का समावेश कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। उसके बाद बात आती है 10वीं अनुसूची की। तो यह जो 10वीं अनुसूची है, इसका समावेश जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किया गया। 11वीं अनुसूची है, इसका समावेश जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा किया गया। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची, इसका समावेश 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा ही किया गया। मतलब ये दोनों संशोधन जो है इकट्ठा किया गया। कुछ लोग कह रहे होंगे सर परीक्षा में 1992 भी ऑप्शन में देता है और 1993 भी ऑप्शन में देता है, तो हम कौन सा एक जवाब माने, है कि नहीं है? बिल्कुल ये जायज सवाल है। एक्चुअली दोनों जवाब सही है, क्योंकि 1992 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 1993 में पूर्ण हुई, इसलिए इसका जवाब जो है 1992 और 93 दोनों सही है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मूल संविधान 26 जनवरी 1950 के बाद अनुसूची वाले खंड में जो 4 अनुसूची जोड़ी गई, वो कौन कौन अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा? प्रथम कब हुआ था? 1951। वर्ष को भी आपको ध्यान में रखना है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। इस तरीका से 4 अनुसूची है। लेकिन हम लोग जो है सारे 12वीं अनुसूची का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले ही हम आपको बता देते हैं, ये जो टॉपिक है सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मोस्ट वीवीआई है। कोई भी व्यक्ति जब एग्जाम देने जाता है तो उम्मीद करके जाता है कि इस टॉपिक से एक सवाल रहेगा। अगर आसान सवाल रहता है तो सिंपल पूछ देता है कि 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, लेकिन उसी को घुमा देगा तो 4 अनुसूची एक साइड में और चारों अनुसूची का विषय एक साइड में, और बोलेगा मैचिंग करो, मिलान करो। तो एक सवाल में 4 सवाल हो जाता है।
इसीलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस अनुसूची वाले जो पार्ट हैं उसको बिल्कुल याद करके कंठस्थ कर लीजिए। तो कहिएगा सर कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम आपको याद कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची जब भी आए तो भारत के राज्यों का संघ है, तो इस राज्य का नाम, उसका सीमा किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। याद हो गया? पहली अनुसूची का संबंध किससे? एक शब्द कीवर्ड राज्य। पहली अनुसूची राज्य, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची एक साथ ध्यान में रखना है और काफी कंफ्यूजन वाला है। हम अभी आपसे पूछेंगे दूसरी अनुसूची, तो कुछ लोग कहेंगे सर शपथ, कुछ लोग कहेंगे वेतन भत्ता। बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप इस जब भी ये सवाल आए तो आप ये इमेजिन कीजिएगा, हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो एक शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ता है, तो नौकरी फाइनल होने के बाद में शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ता है। मतलब यदि आप बिना वेतन भत्ता तय किए यह कसम खा लीजिए कि मैं घूस नहीं लूंगा और बाद में पता चला कि आपको 2000 का महीना देगा, तो आप काम कीजिएगा या कीजिएगा भी तो शपथ पत्र का कोई वैल्यू रहेगा? तो पहले वेतन तब शपथ, पहले वेतन बताओ तब क्रिया खाएं कि हाँ घूस ले किन्हा ले। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे हो गया? वेतन से हो गया। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से हो गया। इस तरह फिर से पहली अनुसूची राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण। अब किसका किनका शपथ ग्रहण है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आपको 12वीं अनुसूची याद करा देते हैं। चौथी अनुसूची जो राज्यसभा है, भारत का एक सदन, संसद का एक सदन, उस राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने लोग रहेंगे, इसका जिक्र किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी और छठी अनुसूची दोनों को एक साथ ध्यान में रखना है। पांचवी अनुसूची का संबंध और छठी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से है, ठीक है ना। पांचवी अनुसूची पूरे भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उसमें व्याख्या किया गया है, जबकि छठी अनुसूची में वही बात केवल 4 राज्यों के लिए है। ये 4 राज्य कौन कौन है? तो ये 4 राज्य हैं एटीएम। एटीएम में जाते हैं किस काम के लिए? मनी निकालने के लिए। एक कीवर्ड दे देंगे, कभी कभी एक आध दे देंगे जो आपको काफी सहूलियत होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखें सवाल आता है छठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है, तो वहां पे 4 राज्य का नाम अगर नहीं याद है तो आप गलत कर लीजिएगा। इसलिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है, एटीएम में मनी निकालने गए, एटीएम में क्या करने का? मनी निकालने गए। अब ध्यान दीजिए, मनी निकालने गए तो मणिपुर नहीं हो सकता है, मणिपुर के पास तो खुद मनी है, ये तू कल एटीएम में जाएगा। ए फॉर असम, ए टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और एम फॉर मिजोरम। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा और मणिपुर ही ऑप्शन में देता है। जब भी मणिपुर ऑप्शन में आए तो आपको मेरा बात याद आ जाएगा, मणिपुर के पास खुद मनी है तो एटीएम में काहे जाएगा, है ना। तो 6 अनुसूची हो गया। 7वीं अनुसूची का संबंध जो है 3 गो सूची से है, लिस्ट से। 7वीं अनुसूची में 3 गो लिस्ट दिया हुआ है, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, एक शब्द दे दिए। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। इस तरह से आपके मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी उसका हमने आपका यहाँ पे जिक्र किया। 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है कोई ऐसा विधान जो सामान्य कानून का उल्लंघन कर रहा हो लेकिन वो जरूरी हो, तो उसको रखा गया है 9वीं अनुसूची में, जैसे भूमि अधिग्रहण के नाम से आप लोग जानते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो इस तरीका से हमने आपको 12वीं अनुसूची को बता दिया। अगर संक्षेप में याद करना हो तो इतना ही वीडियो को आप बार बार देखकर सुनिए और इसको याद कीजिए, बाकी हम और इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची का संबंध राज्य से है, यानी भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी चर्चा जो है किस अनुसूची में मिलती है? तो इसकी चर्चा प्रथम अनुसूची में मिलती है। जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 गो राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब कुछ दिन पहले 29 राज्य था, उसमें से जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको 2 भाग में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है ना। चलिए दूसरी अनुसूची की बात आते हैं। तो दूसरी अनुसूची में जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची इसमें जो है वेतन भत्ता की चर्चा है।
अब प्रश्न उठता है, कुछ यूपीएससी वाले लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि किसके वेतन भत्ता थी। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल हम गारंटी देते याद हो जाएगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। दो स्तर पर दिमाग में बांट लीजिए, केंद्र और राज्य। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति अगर होता है तो उसके समकक्ष राज्य स्तर पे कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है कि नहीं है, इस तरीका से। उसके बाद अगर हम आपको कहें केंद्र स्तर पे लोकसभा होता है तो राज्य स्तर पे क्या होता है, इसके समकक्ष विधानसभा होता है। तो लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन लोगों के वेतन भत्ता के बारे में चर्चा है। उसी तरह राज्य केंद्र स्तर पे राज्यसभा होता है, तो राज्य स्तर पे क्या होता है, विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद। तो विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति के वेतन भत्ते का चर्चा है। देख रहे हैं ना, केंद्र स्तर पे बांट दीजिएगा, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति, तो उधर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। इसी तरीका से और देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय, अगर इधर सर्वोच्च न्यायालय होगा केंद्रीय स्तर पे, ठीक है, तो राज्य स्तर पे क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय हो जाएगा, उच्च न्यायालय। और अंत में दोनों स्तर पे एक संस्था है जिसका नाम है CAG, है ना। तो इस तरह से दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ता की चर्चा है वो किसके लिए है, अगर इसको भी अगर आप याद रखना चाहें तो बिल्कुल आसानी से रट सकते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों तथा CAG के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं का उल्लेख है। चलिए अब बात आती है तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची, जैसा कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि तीसरी जो अनुसूची है इसमें मुख्य रूप से शपथ ग्रहण की चर्चा है। शपथ मन क्रिया खाना, पद पे बैठने से पहले क्रिया खाया जाता है तो उसकी चर्चा है। तो यहां पर भी अगर आपको याद रखना हो तो फिर से आप दो भाग में बांट दीजिएगा, केंद्र एवं राज्य। माने किनके किनके शपथ ग्रहण का चर्चा है तो दो भाग में बांट दीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना, और दूसरी तरफ लिखिएगा राज्य मंत्री। अपना पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ लेते हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं। उसी तरह से संसद सदस्यों और राज्य स्तर के विधानसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, है ना, और राज्य स्तर पे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में है। उसी तरह से आपको कह सकते हैं संसद और राज्य स्तर पर विधानसभा के चुनाव जो लड़ता है लोग, है ना, वो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण की भी चर्चा जो है वो तीसरी अनुसूची में है। और लास्ट में CAG भी बोल दीजिएगा, इनके भी शपथ ग्रहण की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में है। इस तरह से थोड़ा ये दो अनुसूची ध्यान में अगर रखिएगा तो बिल्कुल आसानी से याद रखिएगा। मैंने तरीका बता दिया, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी संसद यानी विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले सदस्य के शपथ ग्रहण तथा CAG के शपथ ग्रहण की चर्चा जो है किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। चलिए अब बात आती है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची के बारे में हमने अभी आपको बता दिया है कि चौथी अनुसूची का संबंध जो है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के है। राज्यसभा में सीटों के बंटवारा मतलब कौन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितना आदमी जाएगा राज्यसभा में, इसकी चर्चा किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। अब बात आती है पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची में जैसा कि हम अभी बताए हैं आपको, इसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में व्यवस्था किया गया है पांचवी अनुसूची में। जबकि छठी अनुसूची में यही चीज है लेकिन वो स्पेशली 4 राज्यों के लिए है। वो 4 राज्य हैं ATM में मनी निकालने का। यहाँ A से होगा असम, T से होगा त्रिपुरा, M से होगा मेघालय और M से होगा मिजोरम। यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखिएगा मणिपुर नहीं होता है क्योंकि यही ऑप्शन में देता है। हमने भी गलती किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में कि पहचानने में दिक्कत होता था तो हमने आपको एक ट्रिक्स दिया है, ठीक है।
चलिए, तो छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों विशेष रूप से 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो है 3 गो सूची है, 3 गो लिस्ट बना हुआ है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान दीजिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है। तो विषय जो है वो चेंज होते रहते हैं, कभी संघ सूची से राज्य सूची में, कभी राज्य सूची से समवर्ती सूची में, या फिर कुछ नए विषयों का समावेश भी कर दिया जाता है। इसलिए यहां भी 2 टाइप से सवाल बनता है। एक बनता है कि मूल संविधान में कितना था और वर्तमान में कितना है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मूल संविधान में कितना था और वर्तमान में कितना है, तो स्याही भरिएगा उसमें, है ना। तो मूल संविधान में संघ सूची में जो विषय थे वो थे आपको 97 और वर्तमान में कितने हैं? 100 है। संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 और वर्तमान में कितने हैं? 100 है। उसी तरह से राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान में जो है 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में जो है 52 है। क्लियर है कि नहीं? 7वीं अनुसूची का संबंध 3 सूची से। ये 3 सूची कौन कौन से हैं देख लिए। ये 3 सूची आपको हो गए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था उस संविधान में 97 विषय थे। उसी तरह से राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 66 विषय थे। उसी तरीके से समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और मूल संविधान में कितने थे? 47 विषय थे। चलिए, अब आते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि 8वीं अनुसूची जो है इसका संबंध जो है बिल्कुल भाषा से। तो मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, उस संविधान में कुल 14 विषय थे, 14 भाषा थे, जो आज के समय में बढ़ते बढ़ते 22 भाषा हो गए हैं। यहां आपको मोस्ट वीवीआई रूप में ध्यान रखना है, 14 से जो 22 भाषा हुआ है, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी प्लस जो 8 भाषा का हुआ है, वो 8 भाषा कौन कौन है, किस संशोधन के द्वारा और कब समावेश किया गया है। क्लियर है ना? तो 14 से 22, मूल संविधान में तो 14 भाषा था, उसके बाद 22 भाषा हुआ। ठीक है ना? तो 22 भाषा हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग कब कौन सा भाषा जुटा। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जुटी। मतलब जो 14 से 15वां भाषा हुआ तो कौन सा भाषा जुटा? सिंधी भाषा जुटा। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग देखें, 14वां से 15वां भाषा कौन हो गया? सिंधी। कब जुटा? तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1967 में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 71वां संविधान संशोधन होता है ना, और यह जो संशोधन होता है वो 1992 में होता है और इसके द्वारा 3 गो भाषा जुटा है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कितनी भाषा जुटा? 3 भाषा। और ये तीनों भाषा का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में हम देखे हुए हैं, सवाल में पूछ देता है निम्न में से कौन सी भाषा 21वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई। अगर तीनों याद नहीं है तो आप नहीं बता पाइएगा। और वो 3 भाषा को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक्स दे देते हैं, कमीने। कमीने शब्द, कमीना शब्द याद रखिएगा। क से कमीना, क से कोंकणी, म से मणिपुरी, कमीने, न से नेपाली। ठीक है? तो कमीने याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 भाषा जुटा वो था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब ध्यान दीजिए, अगला जो संशोधन हुआ वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर 2 याद है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 7 2 9 1 1 2, 92वां अगला संशोधन होगा। और ये जो हुआ था ये 2003 में हुआ था और इसके द्वारा 4 भाषा जुटा। कितनी भाषा है? 4 भाषा।
और उस 4 भाषा को भी आपको याद रखना चाहिए। ये 4 भाषा का नाम है ट्रिक्स है डोम सब। ट्रिक्स पहले बताते हैं नाम। ट्रिक्स क्या दिए? डोम सब, डोम सब है ना। तो डो से डोगड़ी, डो से क्या बोलेगा? डोगड़ी। म से मैथिली, म से क्या बोलेगा? मैथिली। स से संथाली, स से संथाली और ब से बोडो। क्लियर? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो 4 भाषाएं जुटी वो है डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। डोगरी डोम सब, ड से डोगरी, डो म से मैथिली, स से संथाली और ब से बोडो। इस तरीका से 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषा मूल रूप से थी वो 22 भाषा कैसे हो गई? तो 14 के बाद ये 15 और ये 3 18 और ये 4 22। क्लियर हो गया ना? तो आपको उम्मीद करते हैं याद भी हो जाएगा और लाइफ टाइम याद भी रहेगा। ठीक है ना? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची पर। 9वीं अनुसूची, तो आगे आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची के बारे में। जैसा यह शब्द आता है परीक्षा में आपके दिमाग में घूमता है एक ही बात, सर भूमि अधिग्रहण। लेकिन आपको बता दें भूमि अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में रखा जरूर गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली 9वीं अनुसूची का निर्माण जो किया गया था वह इस उद्देश्य से किया गया था कि हम यदि कुछ ऐसे अधिनियम को बना रहे हैं जो कानून के दायरे से बाहर है। जैसे देश जब आजाद हुआ तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ऐसे परिस्थिति में सरकार किसी की भी संपत्ति को नहीं ले सकती थी, लेकिन चूंकि दूसरे तरफ हमारा देश को कल्याणकारी भी बनाना था, तो फिर आप बताइए कि स्कूल, कॉलेज या रेल लाइन का विकास, हॉस्पिटल, इन सब को कैसे बनाया जाता और बिना लोगों की मर्जी से उसका जमीन लिया नहीं जा सकता था। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार संकट में पड़ गई कि एक तरफ हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया और दूसरी तरफ यदि हम उनसे जबरदस्ती जमीन छीनेंगे तो उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने एक अधिनियम पास किया और उसी अधिनियम के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन, पहले तो ये बात 9वीं अनुसूची का समावेश किस संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है ना? और इसमें मूल बात यह लिखा हुआ है कि इस अनुसूची में उन कानून को रखा गया है जो दूसरे कानून का उल्लंघन करते हैं, माने जो कानून के दायरे से बाहर है, जो कानून के दायरे से बाहर है उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। जैसे भूमि अधिग्रहण, एक एग्जांपल आप जानते हैं, दूसरा मेरे तरफ से जानिए। जैसे तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया 69% का आरक्षण, ये भी ध्यान रखना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 50% से ज्यादा आरक्षण अवैध है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने जो है अपने यहाँ अपने राज्य सरकार की नौकरी में 69% का आरक्षण देता है और वो वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि उसका जिक्र 9वीं अनुसूची में कर दिया गया। मतलब यदि यह सिंपल समझिए, यदि कोई बात किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है ना, और बात जरूरी भी है लेकिन दूसरे को उल्लंघन कर रहा है, तो उसको इसमें डाल दीजिए। मतलब ये लक्ष्मण रेखा है, इसमें आने के बाद सब पवित्र हो जाता है। क्लियर है? तो 9वीं अनुसूची का जब भी पूछे तो ध्यान में रखिएगा जो कानून के दायरे से बाहर है उसका समावेश 9वीं अनुसूची में किया गया है। क्लियर है ना? और जैसे भूमि अधिग्रहण तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया 69% का आरक्षण। अब हम लोग आते हैं अगला 10वीं अनुसूची पर। क्लियर है? 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताएं कि इसका जो समावेश हुआ था वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हुआ था। किस संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हुआ था और इसका समावेश जो है 1985 में किया गया। अब प्रश्न उठता है कि 1985 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि 1985 छोड़ दीजिए, 1969 के बाद से ही कांग्रेस कमजोर होने लगी। उसके बाद दल बदल का खेल चालू हो गया। इस क्रम में भारत में जो है 1976-77 में
प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भी बन जाती है, जनता पार्टी की सरकार, है ना। उसके बाद से और यह खेल बढ़ते चला गया, तो फिर फाइनली संसद ने इस दल बदल के खेल को कंट्रोल करने के लिए, यानी यदि कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसके लिए क्या मापदंड होगा, उन सब बातों की चर्चा जो है 10वीं अनुसूची में है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर शॉर्ट में कहें तो दल बदल से संबंधित बातों की चर्चा दल बदल किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। चलिए अब आते हैं हम लोग 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूची को एक साथ देखेंगे। 11वीं और 12वीं इस दोनों अनुसूची का समावेश जो है सेम एक ही 1992-93 में हुआ था, लेकिन यह जो है 73वें संशोधन के द्वारा, तो यह 74वें संशोधन के द्वारा हुआ था। इस 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में किसका? ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के, है ना, नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। इस ग्राम पंचायत को जो है ना 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए है 18 विषय दिए गए हैं। इस तरीके से हम लोग देखें कि 11वीं अनुसूची का समावेश 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा, ठीक है ना, किया गया। और इसमें जो है ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है, और इसके लिए जो है ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए हैं? 29 मोस्ट वीवीआई ग्राम पंचायत को 29 विषय, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है नगर पालिका के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है, और इसमें जो है 18 विषय रखे गए हैं। चलिए, तो ये था हमारे संविधान की अनुसूचियां। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों को खूब समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, शॉर्टकट सफलता का रास्ता नहीं है। अगर हर एग्जाम के पहले 2 महीना 3 महीना से तैयारी शुरू करेंगे तो आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती है। अगर वाकई में आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल का सही समय होता है, तब गारंटेड रिजल्ट आएगा। और शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है पढ़ाई का। विस्तार से समझ के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, और कमेंट करके बताइए कि मेरी पढ़ाई आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप मुझे एक नौकरी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।